कहानी का ये 10वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। विमला ने कल भावावेश में अरिजीत के आगे सब कह तो डाला था, लेकिन अब उसे चिंता सता रही थी कि कहीं अरिजीत ने और किसी को सब बता दिया तो धारा उससे सख्त नाराज हो जाएगी। कितने दिनों में तो बार बार पूछने पर उसने टूटे फूटे शब्दों में अपने बारे में बताया था, पर उन मामी के व्यवहार से बहुत ज्यादा टूट गई थी वो। भानु के साथ उनके अमानवीय व्यवहार ने उसके दिल को चोट पहुंचाई थी। विमला सुबह से मौका ढूंढ रही थी कि छोटे साहब कहीं अकेले मिले तो वो उनको धारा से संबंधित बात किसी से भी कहने को मना कर सके, क्योंकि पवित्रा जी के पूछने के बाद भी धारा ने उनसे कुछ नहीं बताया था। अरिजीत और मुग्धा ने आज लॉन में ब्रेकफास्ट लगवाया था। अभी धूप इतनी तेज नहीं थी और वैसे भी जहां उनकी टेबल लगाई गई थी वहां एक खूबसूरत फूलों की लताओं से घिरा मंडप बना हुआ था। बहुत पहले पवित्रा जी ने ये मंडप और इसमें पड़ी सुंदर सफेद कुर्सियां और सफेद पत्थर की टेबल बनवाई थी। मालियों ने उस मंडप के ऊपर फूलों की बेलें चढ़ा दी थी और अब वो जगह बहुत ही खूबसूरत लगती थी। अरिजीत आज पविता जी की व्हील चेयर खुद चलाता हुआ नाश्ते की टेबल तक लाया था। पविता जी की खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। बेटे की परवाह ने उनके चेहरे की रंगत बढ़ा दी थी। उन्होंने सुबह ही रिया को फोन लगाया था, लेकिन उनका फोन उठा नहीं। वो उसे बताना चाहती थी कि उसे अरिजीत के आसपास ही रहना चाहिए। कम से कम जब तक अरिजीत यहाँ है उसे भी उसकी नजरों के आगे होना चाहिए। साथ रहेंगे तो आपस में एक दूसरे को जानने समझने और घुलने मिलने का मौका मिलेगा। एक दूसरे को जितना जान सके उतना ही भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। ब्रेकफास्ट की टेबल पर अरिजीत खोया खोया था। वो धारा के बारे में ही सोच रहा था। पता नहीं इस वक्त वो क्या कर रही होगी। जैसा विमला ने उसके परिवार के बारे में बताया है, उससे तो यही लगता है कि इससे तो उसका यहीं रहना ज्यादा सही था। कम से कम उसे यहाँ आराम तो मिल जाता। अरिजीत, आज का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? घर पर ही रहोगे या मेरे साथ चलोगे? रघुवीर साहब ने पूछा तो अरिजीत बोला, जी बाबा, जैसा आप कहें। मैं तो अभी खाली ही हूँ, आपके साथ चला चलूंगा। रघुवीर जी की बात सुनकर अरिजीत संभल गया था। मैं भी चलूं क्या? मुग्धा ने उत्सुकता से पूछा। नहीं नहीं, पविता जी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम दोनों भाई बहन मुझे अकेला छोड़कर अपने बाबा के साथ जाने को तैयार हो गए। मैं घर पर अकेले रहकर क्या करूंगी? अरिजीत चाह रहा है तुम मेरे साथ रहो। वो मुस्कुरा रही थी। मुग्धा, चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं, उन्होंने मुग्धा की तरफ देखकर कहा। तो मुग्धा ने उत्साह में भरकर कहा, हाँ हाँ चलिए मॉम, मुझे भी कुछ चीजें खरीदनी है। मैं रिया को भी फोन कर देती हूँ, वो आ जाएगी तो और अच्छा लगेगा। पवित्रा जी ने खुश होते हुए कहा तो रिया के आने की बात सुनकर मुग्धा के उत्साह पर पानी फिर गया। अपने मन के भाव चेहरे पर आने से रोकने की उसने भरपूर कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा फीका पड़ गया। ब्रेकफास्ट के बाद अरिजीत और रघुवीर साहब बाहर चले गए। पवित्रा जी ने वहीं बैठकर रिया को फोन मिला लिया। हेलो। पूरी रिंग जाने के बाद जैसे ही फोन कटने वाला था, रिया की नींद में डूबी आवाज सुनाई दी। हेलो। पवित्रा जी प्यार से बोली, रिया क्या कर रही हो? रिया ने जवाब दिया, कुछ नहीं आंटी, आप बताइए। आज इधर ही आ जाओ तो साथ में शॉपिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। उन्होंने जबरन अपनी आवाज में उत्साह प्रकट किया तो रिया बोली, जी मम्मी से पूछना पड़ेगा। पवित्रा जी बोली, पूछ लो फिर बताओ, मैं, तुम और मुग्धा? रिया ने उत्सुक होकर पूछा। अरिजीत नहीं चलेंगे क्या? तुम आ जाओ फिर उसे भी बुला लेती हूँ, कहकर पवित्रा जी हंस पड़ी। ओके आंटी, मैं 2 घंटे में पहुंचती हूँ, वो खुश होकर बोली और फोन काट दिया। मुग्धा का रिया के साथ जाने का मन तो नहीं था, लेकिन उसकी मॉम को बुरा ना लगे इसलिए उसने इनकार नहीं किया। अभी तो रिया को समय लगेगा, मैं तब तक अपने रूम में हूँ मॉम, वो उठते हुए बोली। पवित्रा जी ने सिर हिलाकर सहमति जता दी। रघुवीर साहब ऑफिस पहुंचते ही एक मीटिंग में व्यस्त हो गए। अरिजीत थोड़ी देर तक इधर उधर घूमकर सब कुछ देखता रहा, फिर कार लेकर निकल पड़ा। उसके पैर में अभी भी दर्द था, लेकिन आज बैंडेज के बाद उसने जूते पहन लिए थे। कार चलाता हुआ वो इधर उधर देखता जा रहा था।
अपने आप ही वो उस जगह पहुंच गया जहां उसने धारा को छोड़ा था। मन तो कर रहा था कि उठकर धारा के पास पहुंच जाए और जाकर देखे कि वो क्या कर रही है। वो कार से उतरा और थोड़ी देर उन पत्थरों भरी राह पर चल पड़ा। गांव तो वो नहीं जा सकता था क्योंकि धारा की मामी और गांव के लोग उसके वहां तक जाने का पता नहीं क्या अर्थ निकालते। उसकी वजह से धारा को कुछ भी सुनना पड़े, ये वो कतई नहीं चाहता था। वैसे ही वो पता नहीं क्या क्या सह रही थी और वो उन परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहता था। वो मॉम से बात करके देखेगा। मॉम तो यही चाहती है कि वो हमेशा खुश रहे। उन्होंने कहा भी था कि अगर उसे कोई पसंद होगा तो वो किसी बात की परवाह नहीं करेंगी। उसकी खुशी ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है। वो उनसे कह देगा कि उसे रिया के साथ नहीं, धारा के साथ दिल की खुशी महसूस होती है। मॉम उसे इतना प्यार करती है कि उसकी खुशी को ठुकरा नहीं सकेंगी। और मुग्धा और बाबा को तो धारा वैसे भी पसंद है ही, लेकिन उसके पहले उस भोली लड़की से तो पूछना पड़ेगा कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। उसे अरिजीत का साथ पसंद भी है या नहीं। वो चाहे आत्मा की गहराइयों से धारा को चाहने लगा हो, तो भी धारा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहेगा। पता नहीं कितनी देर तक वो उन्हीं पथरीली राहों पर खड़ा दूर ताकता रहा, मन में ठान कर ही कि धारा के आते ही उससे उसके मन की बात पूछेगा। वो आकर अपनी कार में बैठा और कार मोड़ ली। धारा अगर आगे बढ़ना चाहेगी तो वो उसकी पूरी मदद करेगा। यही नहीं, उसके भाई को भी उस नरक से निकाल कर बेहतर भविष्य देने में सहायता करेगा। वो कार ड्राइव कर रहा था कि पवित्र जी का फोन आ गया और उसे मॉल में आने के लिए कहा। कुछ देर में वो मॉल पहुंच गया और रिया से औपचारिक हाय हेलो करके मुग्धा के साथ लग गया। रिया ने बेचैनी से मुड़कर पीछे देखा। दोनों बहन भाई आपस में हंसते हुए कपड़े देख रहे थे। वो और पवित्रा जी एक साथ लेडीज सेक्शन में थे। क्या मैं आंटी की कंपनी एंजॉय करने आई हूँ? उसे भुनभुना कर अपने मन में सोचा। ये दोनों बहन भाई तो अपने में ही मगन हैं। अरिजीत को क्या जरा भी एहसास नहीं है कि उसके साथ के लिए वो चोट लगे होने के बावजूद इतनी दूर से आई है। कोई और समय होता तो वो घर से निकलती भी नहीं। उसके चेहरे पर लगे कट बहुत भद्दे लग रहे थे। हालांकि डॉक्टर ने इंश्योर किया था कि वो बिल्कुल सही हो जाएंगे और उसका कुछ भी निशान नहीं रहेगा। शुरू से ही उसकी माँ ने उसे वीआईपी की तरह ट्रीट किया था। हमेशा उसे सबसे बढ़ाकर ही रखा। नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया। उनसे नीचे के परिवारों में घुलने मिलने नहीं दिया। उसकी फ्रेंड्स भी सारे ऊंचे घरों से थी। घर में जितने भी नौकर चाकर थे उनसे ज्यादा बात नहीं करने देती थी। फिर वो भी अपनी मॉम के हिसाब से ढलती चली गई। अरिजीत को देखते ही वो उसके दिल में समा गया था। अरिजीत जितना उससे दूर रहता था उतना ही उसके दिल को उसे पाने की लालसा बढ़ जाती। आज तक लड़के उसके आसपास मंडराते थे और आज वो किसी के पीछे पागल हो रही थी। वो सोच रही थी कि तभी अरिजीत नजदीक चला आया और पवित्रा जी से बोला, मॉम कुछ पसंद आया आपको? पवित्रा जी बोली, हाँ बेटा अभी देख रही हूँ। तुमने कुछ लिया क्या? अरिजीत बोला, अभी कहाँ, अभी तो मुग्धा अपने आउटफिट देख रही है। आपकी बेटी जब तक पूरा स्टोर उलट पुलट नहीं कर देगी तब तक तो उसे कुछ पसंद ही नहीं आएगा। रिया की आंखें अरिजीत के मुस्कुराते चेहरे पर जमी हुई थी। उसके होठों के साथ उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थी। दिनों दिन उसके आकर्षक व्यक्तित्व की दीवानी होती जा रही है वो। पीछे से मुग्धा कई सारी ड्रेसेस हाथों पर डाले चली आई और बोली, मॉम मैं ट्राई करके देखती हूँ, आप इधर ही चेंजिंग रूम की तरफ आ जाइए। बता दीजिएगा कि कौन सी ड्रेस मेरे ऊपर अच्छी लग रही है। रिया को लेकर जाओ, उसे आजकल के ट्रेंड्स अच्छी तरह मालूम होंगे। पवित्रा जी ने मुस्कुरा कर रिया की तरफ देखकर कहा, आ जाए रिया। मुग्धा ने कहा। रिया का मन अरिजीत के पास से हटने का नहीं कर रहा था, लेकिन वो पवित्रा जी को मना भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए बेमन से वो मुग्धा के साथ ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गई। पवित्रा जी को अपने लिए कपड़े देखने में व्यस्त देखकर वो भी इधर उधर नजर डालने लगा। यह लेडीज सेक्शन था। इधर की तरफ सारे ऊनी कपड़े लगे हुए थे। वहीं पर एक बहुत ही हल्का गुलाबी और सफेद रंग का एक वुलन स्कार्फ रखा था, जिस पर अरिजीत की नजरें टिक गई। अरिजीत की नजरों के आगे थाना का गोरा मुख आ गया। उसके ऊपर ये उसी के रंग से मिलता जुलता स्कार्फ कितना सुंदर लगेगा। उसने छिपी हुई नजरों से पवित्रा जी की तरफ देखा। वो अपने में बिजी थी
मुग्धा और रिया वहां से काफी दूर थी। उसने धीरे से स्कार्फ खींचा और चुपचाप कैश काउंटर की तरफ बढ़ गया। मैनेजर बोला, सर एक साथ ही बिलिंग करा लीजिएगा। वो सभी लोग उनसे भली भांति परिचित थे। तो अरिजीत बोला, नहीं, आप इसकी सेपरेट बिलिंग कर दीजिए। उसने स्कार्फ की बिलिंग कराकर अपनी जैकेट के अंदर रख लिया। अरिजीत, पवित्रा जी ने आवाज लगाई। जी मॉम। वो उनकी तरफ बढ़ गया। पवित्रा जी बोली, बेटा ये सामान बिलिंग काउंटर पर दे दो। लाइए मैम, मुझे दे दीजिए, मैं सबकी बिलिंग करा दूंगी। स्टोर में खड़ी सेल्स गर्ल उनके नजदीक आ गई। सर, आपको और कुछ पसंद नहीं आया? अपने लिए भी कुछ देख लीजिए। सेल्स गर्ल ने विनम्रता से पूछा। नो थैंक्स। अरिजीत ने अपनी हड़बड़ाहट छिपा ली। और कुछ क्यों कह रही है? सेल्स गर्ल के जाने के बाद पवित्रा जी ने पूछ ही लिया। शायद आपके सामान के अलावा कह रही होगी। अरिजीत कठिनता से झूठ बोल पाया। पवित्रा जी ने पूछा, तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया? तो अरिजीत बोला, नहीं मॉम, अभी जरूरत नहीं है। कहकर वो मुंह मोड़कर मुग्धा की तरफ देखने लगा, जो रिया के साथ इधर ही चली आ रही थी। मुग्धा ने अपने हाथ की चीजें सेल्स गर्ल को पकड़ाई और वो दोनों कॉस्मेटिक वाले सेक्शन की तरफ बढ़ गए। रिया एक तरफ लगे ब्रांडेड बैग्स देख रही थी। रिया, कौन सा अच्छा लगा? पीछे से पवित्रा जी अपनी व्हील चेयर चलाती हुई आई। नहीं आंटी, यूं ही देख रही थी। मेरे पास तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैग्स और क्लच हैं। उसने गर्व भरे स्वर में कहा। यहाँ भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। मुग्धा को बुरा लगा। विदेश की बात तो ऐसे करती है जैसे यही अकेले विदेश में रहकर आई है। अभी भी उसके लिए कैसे रिवीलिंग ड्रेसेस पसंद कर रही थी। शायद उसे पता नहीं कि हिंदुस्तान में लोग इतने खुले विचार के नहीं हैं। ऊपर से वो एक स्कूल में पढ़ने वाली टीन एज लड़की है। उसे इस तरह के मॉडल्स जैसे कपड़े ना तो पसंद ही आते हैं, ना ही वो कपड़े पहन सकती है। घर पहुंचकर पवित्र जी ने रिया की मॉम को फोन कर दिया कि वो रिया को अपनी तरफ ही रोक रही हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद अरिजीत उसे घर तक छोड़ देगा। श्वेता जी खुश थी कि उन्हें अपनी तरफ से ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ रहे। पवित्र जी खुद दोनों को पास आने के मौके दे रही हैं। उन्होंने रिया को फोन करके दो एक निर्देश दिया और सुबह आराम से आने को कहा। घर पहुंचकर अरिजीत सीधा अपने रूम में चला गया। शॉपिंग बैग्स ड्राइवर मुग्धा के कहने से लिविंग रूम में ही छोड़ गया था, जिसे वो फिर से खोल खोल कर चेक कर रही थी। रिया बोर हो रही थी। उसने अपना फोन उठाया और एक्सक्यूज मी कहती हुई बाहर लॉन में निकल आई। जाती हुई रिया को पवित्र जी बहुत ध्यान से देख रही थी। अरिजीत का निरपेक्ष आवेग रहित व्यवहार उन्हें भी चुप रहा था। अरिजीत के जाने के दिन नजदीक आ रहे थे। उसके जाने से पहले उन्हें फाइनल बात करनी ही पड़ेगी। वो रिया की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। अरिजीत की उपेक्षा रिया से ज्यादा पवित्रा जी को खल रही थी। आखिरकार उन्होंने उसे अरिजीत के लिए पसंद किया था। जब उसे पता है कि रिया और उसका क्या रिश्ता होने वाला है, फिर उसके साथ सामान्य व्यवहार करना उन्हें अजीब लगता है। वो उसके लिए कोई लगाव अनुभव नहीं करता है तो इस रिश्ते का क्या भविष्य होगा। रिया खूबसूरत लड़की थी। कोई वजह नहीं थी कि कोई उस पर ध्यान ना दे। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि आज वो रघुवीर साहब से बात करके सगाई की रस्म के लिए डेट निकलवा लेंगी, जिससे अरिजीत और रिया दोनों ही अपने संबंध की रिस्पेक्ट करें। रात में खाना खाने के बाद अरिजीत, रिया और मुक्ता साथ साथ टहलने निकल गए। रघुवीर साहब अभी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। पवित्रा जी भी वहीं ठहर गई। वो रघुवीर साहब की बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी। रघुवीर साहब ने बात खत्म करके फोन बंद किया और गहरी सांस ली। आज बहुत थक गया हूँ, उन्होंने कहा। पवित्र जी ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने पूछा, कुछ कहना चाहती हैं आप? पवित्र जी बोली, हाँ, कॉफी पियेंगे? नहीं, आज जल्दी सो जाऊंगा, वो अंगड़ाई लेते हुए बोले। बहुत थक गया हूँ। पवित्रा जी बोली, आप अरिजीत से बात कर लीजिए, तो कम से कम सगाई तो करवा ही दे दोनों की। वो सीधे मुद्दे पर आ गई। क्या चलती है पवित्रा? उसकी स्टडीज खत्म होने दो, उन्होंने गंभीरता से कहा। एक दूसरे से मिलने दो, समझने दो, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी तो नहीं है, लेकिन अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर रिश्ता पक्का करने में क्या बुराई है? वो धीमे स्वर में बोली। तो रघुवीर जी बोले, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, फिर भी आप अरिजीत से बात कर लीजिए। अगर वो तैयार है तो फिर हमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? वो उठकर खड़े हो गए।
आप बात करिए ना। पवित्रा जी ने आग्रह किया तो रघुवीर साहब बोले, मेरे सामने तो वो कुछ बोलेगा नहीं। आप बात कर लीजिए, मेरी जरूरत होगी तो मैं भी कर लूंगा। मैं जरा चेंज कर लूं, कहकर वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गए। पवित्रा जी ने गहरी सांस ली और खुद को मन ही मन तैयार करने लगी कि अरिजीत से कैसे बात की शुरुआत करेंगी। इधर गांव में आज सुबह से ही धारा के शरीर में दर्द हो रहा था। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से वो काम में जुटी थी। पारुल ने उसके आते ही सारे कामों से हाथ खींच लिया था। ठंडे बर्फ से पानी में बर्तन धोते समय उसे कंपकपी चढ़ रही थी। दोपहर होते होते उसका शरीर बुखार में तपने लगा। बिना कुछ खाए बुझाकर अपनी अध टूटी चारपाई पर पड़ गई। भानु जब स्कूल से लौट कर आया तो वो बुखार में बेहोश पड़ी थी। एक तो उसका शरीर पहले से ही कमजोर था, उस पर पारुल ने सारे काम उसके मत्थे मर दिए और खुद हिमानी, कविता और बनीता को लेकर बाजार चली गई थी। भानु अपनी बहन को बुखार में जलता देखकर सहम गया। उसे कुछ नहीं सूझा तो वो रोता हुआ कल्पना काकी के पास चला गया। कल्पना जी बिना पारुल के लड़ाका स्वभाव की परवाह करे दौड़ी दौड़ी चली आई। धारा की हालत देखकर उनके आंसू निकल आए। हे भगवान, पारुल कितनी पत्थर दिल है तू। बेचारी बिन माँ की बच्ची पर जुल्म करते तेरा दिल नहीं कांपता। ओह माता तो देखो कितना तप रहा है। बेटा मुझे ठंडा पानी ला दे। इसका शरीर ठंडे पानी से पोंछना पड़ेगा वरना बुखार दिमाग में चढ़ जाएगा। भानु ने कांपते हाथों से पानी का कटोरा लाकर रखा। कल्पना जी ने अपने पास से पैसे निकालकर भानु को पकड़ाए और बोली, भानु दवा की दुकान जानता है? भानु ने सिर हिला दिया। ये पैसे पकड़, दुकान से बुखार की 2 गोली ले आना। बोलना मेरी दीदी को बहुत तेज बुखार है। ले आएगा या मैं जाऊं? कल्पना जी ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो भानु बोला, काकी दीदी के बैग में बुखार की दवा तो रखी है। वो बोली, लेके आ। कहकर उन्होंने धारा के माथे पर पानी की पट्टी बदली। भानु अपनी बहन के बैग से दवा का लिफाफा निकाल लाया। उसने उसे खोलकर दवा निकाली तो उसमें कई तरह की गोलियां थी। वो भानु से बोली, अरे बेटा इसमें तो कई तरह की गोलियां हैं। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि बुखार की दवा कौन सी है? तू देख, तुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या? भानु ने टेबलेट का नाम पढ़ना शुरू किया लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो काकी बोली, इसे छोड़ बेटा, ये पैसे ले जा और दुकान से 2 बुखार की गोली ले आ। काकी ने पैसे भानु को पकड़ाए और दौड़कर जाने को कहा। भानु बाहर निकला तो अंदर आते शंकर से टकराया। शंकर गुस्से में बोला, अरे देख कर चलना, अंधा हो गया है क्या? भानु ने सहम कर उसकी तरफ देखा और भागता हुआ बाहर निकल गया। शंकर अंदर आया तो कल्पना जी को बेटे देखकर हैरान रह गया। अरे काकी, आप क्या कर रहे हो हमारे घर में? कल्पना काकी बोली, शंकर बेटा तेरी बहन को बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं इधर से निकल रही थी तो इसकी हालत देखकर रुक गई। कल्पना जी ने भानु की बातें छुपाते हुए कहा, तेरी माँ कहाँ गई है? हिमानी, कविता कोई भी नहीं है घर में? पता नहीं काकी, मैं तो सुबह ही चला गया था। शंकर ने अपनी सफाई देते हुए कहा तो काकी बोली, बेटा जरा थोड़ी सी चाय बना दे, इसको दवा खिला दूंगी। चाय और मैं? शंकर हकलाता हुआ बोला, क्यों तुझे चाय बनाना नहीं आता? कल्पना जी ने अचरज भरे स्वर में पूछा, बनाता हूँ काकी। शंकर ने विवशता भरे स्वर में कहा और रसोई की तरफ बढ़ गया। उसकी माँ ने अगर उसे कोई काम बताया होता तो उसने साफ इनकार कर दिया होता, लेकिन कल्पना जी के आगे वो कुछ बोल नहीं पाया। भानु गोलियां लेकर आ गया था और अपनी बहन के पास रुआंसा सा बैठा था। बेटी उठ जा, दवा खा ले। कल्पना जी ने धारा के तपते चेहरे पर अपना ममता भरा हाथ फेरते हुए कहा। धारा इस समय अर्ध बेहोशी की हालत में थी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कल्पना जी ने उसे अपनी बाहों में समेटकर थोड़ा ऊंचा किया और ठंडी चाय के घूंट उसके मुंह में जाने दिए। थोड़ी सी चाय पिलाकर उन्होंने उसी चाय से दवा की गोली भी उसके कंठ में उतार दी। फिर उसको चारपाई पर लिटाकर उसे रजाई से अच्छी तरह ढक दिया और भानु से बोली, परेशान मत हो, थोड़ी देर में बुखार हल्का हो जाएगा। तेरी बहन ने सुबह से कुछ खाया था या नहीं? भानु ने भरी आंखों से अनभिज्ञता से कंधे हिला दिए। चल तू इसके पास बैठ, मैं थोड़ा दलिया बनाकर लाती हूँ। पेट बिल्कुल खाली लग रहा है इसका। उन्होंने दवा की गोली वहीं पड़ी तिरपाई पर रखी और अपने घर जाने के लिए उठ गई।
मून पैलेस में वो तीनों जब घूम कर लौटे तो पवित्रा जी उन्हें नीचे डाइनिंग हॉल में ही बैठी मिली। अरे मॉम, आप सोने नहीं गई? अरिजीत ने पूछ लिया। तुम लोगों का वेट कर रही थी, पवित्रा जी कहकर मुस्कुरा दी। चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ, पवित्रा जी बोली। नहीं नहीं, रहने दो बेटा, थोड़ी देर यही हूँ। तुम लोग क्या सोने जा रहे हो? रिया बोली। हाँ आंटी, आज तो फार्म हाउस का इतना लंबा राउंड लगवा दिया अरिजीत ने कि बिल्कुल थक गई हूँ मैं। रिया खुलकर मुस्कुरा रही थी। गुड नाइट आंटी, मॉम से बात करके फौरन सो जाऊंगी। रिया सुस्त कदमों से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। मुग्धा ने भी अपनी माँ को गुड नाइट बोला और उनके माथे को चूमकर अपने कमरे में चली गई। अरिजीत ने पवित्र जी की व्हीलचेयर पकड़ी और उन्हें उनके रूम में ले आया। उनको आराम से उनके बेड पर लिटाकर उनकी शीट वगैरह व्यवस्थित कर जब वो निकलने लगा तो पवित्र जी ने उसे रोक लिया। थोड़ी देर बैठो बेटा, कुछ बात करनी है तुमसे। जी मॉम। वो उनके सामने ही चेयर डालकर बैठ गया। पवित्र जी ने अपने बेटे को गौर से देखा। कितना आकर्षक है उनका बेटा। गहरी पुरकशिश आंखें, चमकता हुआ प्रशस्त माथा, प्रभावशाली व्यक्तित्व। उसकी विनम्रता उसे और ज्यादा आकर्षक बना देती है। वो उनका बेटा है इसलिए वो उन्हें बहुत प्यारा लगता है। लेकिन रिया को देखकर समझ में आता है कि वो भी अरिजीत को बहुत पसंद करने लगी है। क्या सोचने लगी मॉम? अरिजीत ने उन्हें विचारों की दुनिया से बाहर निकाला तो पवित्र जी बोली। इस सैटरडे को तुम्हें निकलना है ना बेटा? तो अरिजीत बोला। हाँ मॉम, सैटरडे निकल जाऊंगा तो संडे का रेस्ट मिल जाएगा, मंडे से फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगा। वो मुस्कुराया। अरिजीत, रिया से तो तुम मिल ही लिए हो। मैं और तुम्हारे पापा सोच रहे थे कि पुरोहित जी से बात करके सगाई की डेट तय कर ली जाए। उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। अपनी मॉम की बात सुनकर अरिजीत के दिलो दिमाग पर सन्नाटा छा गया। उसके चेहरे का रंग उतर गया। रिया हमेशा सामने थी और क्यों थी ये भी पता था। फिर मन कैसे पगला गया और धारा के सपने देखने लगा। अभी तो उसने सोचना शुरू किया था कि धीरे धीरे वो मॉम से धारा और उसके भाई को यहाँ रखने और पढ़ाई शुरू करवाने को कहेगा। जब से विमला ने उसे धारा के बारे में बताया था, वो और भी ज्यादा उससे जुड़ाव महसूस करने लगा है। उसे लगने लगा है कि वो अपनी कोशिशों से धारा के जीवन से दुख का नाम भी मिटा देगा, अपने सीने से लगाकर उसे हर मुसीबत से बचा लेगा। पर मॉम के कहने पर अब वो कुछ बोल ही नहीं सका। यूं ही खामोश होकर पवित्रा जी का चेहरा ताकता रह गया। पवित्रा जी अरिजीत के चेहरे के बदलते रंग देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने सोचा था कि धारा को उसकी नजरों से ओझल करके वो सब कुछ ठीक कर लेंगी, लेकिन उनके बेटे का चेहरा किसी अज्ञात तूफान की गवाही दे रहा था और उन्हें लग रहा था कि धारा को वो कहीं भी छुपा दे। अरिजीत के दिल से उसे निकाल पाना संभव नहीं है। अरिजीत, तुमने जवाब नहीं दिया? उन्होंने अपने मन को कठोर करके पूछा। जी। वो बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ। मॉम, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मिला हूँ रिया से। जो टूट फूट उसके दिल में चल रही थी वही शब्दों में भी प्रकट हो रही थी। पवित्रा जी बोली। बेटा, समझने के लिए तो उम्र बड़ी है। उसके पेरेंट्स भी किसी विश्वास पर ही उसे हमारे घर भेज देते हैं। अरिजीत मना करता हुआ बोला। लेकिन मॉम, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। वो तनिक झुंझला गया। अरिजीत, पवित्र जी ने थोड़े कड़े स्वर में कहा। शादी की तो हमने अभी बात ही नहीं की है। बात तो वही है मॉम, वो तनिक धीमे स्वर में बोला। सगाई की बात तो शादी करनी ही है। वो फीकी मुस्कान लिए बोला तो अरिजीत की बात सुनकर पवित्र जी ने तीखे स्वर में कहा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अरिजीत? मैंने पहले ही तुमसे पूछ लिया था, तुमने हाँ भी भरी थी, तब मैंने बात की शुरुआत की थी। बताओ, क्या ऐसा नहीं था? अरिजीत चुप रह गया। तुमसे पूछने के बाद मैंने रिया के पेरेंट्स से बात की थी। हाँ, ये बात सही है कि मैंने अभी उनसे शादी के बारे में कोई प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन ये तुम भी समझते हो कि किसी लड़की को इस तरह से अपने घर में रखने का क्या मतलब होता है। अरिजीत ने बेचैनी से पहलू बदला, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। देखो बेटा, अब पवित्रा जी नरम पड़ गई। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ रही हूँ। अभी तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो। अभी तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाबा और मेरा विवाह भी इसी उम्र में हो गया था। हाँ, ये बात जरूर है कि वो कोई और ही जमाना था।
फिर भी मैंने तुमसे पहले ही सारी बातें क्लियर कह दी थी। लेकिन मैं तुमसे अभी शादी करने को नहीं कह रही हूँ। आपस में मिलो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। रिया अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, वेल एजुकेटेड है, फैमिली बहुत अच्छी है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन उसकी फैमिली के बारे में भी तो सोचो। बिना किसी होप के वो लोग रिया को यूं ही किसी के घर भी थोड़ी ही भेज देंगे। फिर अभी फौरन तो तुम्हारी सगाई हो नहीं जाएगी। पुरोहित जी से कुंडली मिलान करवाएंगे, फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाएंगे। अरिजीत ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, चुपचाप सिर झुकाए पवित्रा जी की बातें सुनता रहा। पवित्रा जी उसे चुप देखकर बोली, जाओ, काफी देर हो गई है, अब सो जाओ। मेरी बात समझने की कोशिश करो और कोई भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना। अपने पेरेंट्स को शर्मिंदा मत होने देना। वो इमोशनली उसे विवश कर रही थी। अरिजीत धीमे कदमों से बाहर निकल गया। अपने बेडरूम में जाकर वो व्यक्त सा अपने बेड पर पड़ गया। क्या कहे वो हमसे? अभी तो धारा से ठीक से बात भी नहीं कर पाया है। उसके मन में क्या है कुछ नहीं जानता वो। उसे सोचकर जो करने की ठान बैठा है, अगर उसी ने मना कर दिया तो? वो कहाँ धारा को किसी बंधन में जकड़ना चाहता है। वो तो उसकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है। उसके और उसके भाई के लिए बेहतर जिंदगी का सपना देख रहा है। उसे अपने मन को समझाना चाहा। अपने मन में गहरे तक समाया धारा के लिए उसका लगाव उसे खुद ही झुठलाने लगा। वो लाख कहे कि वो धारा के लिए अच्छा सोचता है, लेकिन अपने मन का क्या करे जो आखंड उस मासूम लड़की के प्यार में डूब गया है। इतने ही दिनों से उसका रोम रोम धारा की चाहना करने लगा है, उसी के लिए तड़प उठा है। उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है उसे। रिया को पसंद नापसंद करने का सवाल ही कहाँ उठता है। रिया पर नजरें कभी टिकी हो तो उसे पसंद करने की बात भी आए। धार ने पहली बार में ही उसे जैसे मंत्रविद कर लिया है। उसके सम्मोहन से निकले तो किसी और की तरफ देख पाएगा। पर वो जो भी चाहता है उसके लिए धारा की सहमति तो बहुत जरूरी है। जिस तरह की वो लड़की है, किसी का एहसान ले ऐसा नहीं लगता उसे। जब तक वो उसे अपना नहीं मानेगी, उससे कुछ भी नहीं लेगी। ओ मॉम, ये किस उलझन में डाल दिया आपने? उसने ठंडी सांस ली और करवट बदल दी। अपनी जैकेट में से झांकता एक गुलाबी कोना देखकर उसने उसे खींचा तो धारा के लिए खरीदा गया स्कार्फ उसके सामने आ गया। उसने स्कार्फ अपने सीने में भींच लिया। धारा का बुखार से जलता थरथराता चेहरा उसके सामने आ गया। मन करने लगा कि वो अभी उसके गांव चला जाए और उसे अपने सीने से लगाकर सबसे दूर चला जाए। ऐसी जगह जहाँ कोई भी धारा को तिनका भी ना चुभा सके। बस वो हो और उसकी हंसती मुस्कुराती धारा हो। कोई भी दुख धारा को छूकर भी ना गुजर पाए। काश ऐसा हो सकता। वो ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता। मॉम भी तो उसकी खुशी ही चाहती है। वो रिया और उसके पेरेंट्स से हाथ जोड़कर माफी मांग लेगा। वाकई इसमें रिया की क्या गलती है? उसका खुद अपने दिल पर नियंत्रण ही नहीं है। अगर वो किसी और पर मुग्ध है तो वो चाहकर भी उसे रिया की तरफ नहीं मोड़ सकता। बस एक बार धारा का मन टटोल ले, फिर अपनी माँ को भी मना लेगा। आखिर धारा में किस बात की कमी है? उसके माँ बाप तो उसे खुश देखना चाहते हैं। धारा के साथ उसकी खुशी जानकर वो कभी मना नहीं करेंगे। उसने अपने आप को तसल्ली दी और धारा के बारे में सोचते सोचते वो यूं ही करवटें बदलता रहा। पता नहीं कब जाकर उसकी आंख लगी। इधर धारा सारा दिन बुखार की तेजी से बेहोश पड़ी रही। कल्पना जी ने बड़ी मुश्किल से 2-4 चम्मच दलिया उसे खिलाया और शाम को उसे दवा की दूसरी गोली देने को कहकर अपने घर चली गई। शाम ढले जब पारुल बाजार से लौटी तो धारा को सारे शाम बिस्तर में लेटा देखकर गुस्से से तमतमा उठी। उसने बहुत उल्टा सीधा सुनाया, लेकिन धारा तो बेहोशी में ही थी। भानु जो अपनी बहन से लिपट कर सो गया था, हड़बड़ाकर उठ गया, लेकिन धारा वैसे ही पड़ी रही। क्यों घर सर पर उठा रखा है माँ? शंकर चिड़चिड़ाता हुआ कमरे से निकला। उसे बहुत तेज बुखार है। अपनी जली कटी बातें उसे होश आने पर सुना लेना। अब रोटी बना लो, भूख लग रही है मुझे। बनीता ने आगे बढ़कर धारा के माथे पर हाथ लगाया और अपनी माँ से बोली, इसे काफी तेज बुखार है। पारुल मुंह बनाकर बोली, ऐसे मरी पड़ी है जैसे जान ही निकल गई हो इसकी। सुबह तो ठीक ठाक छोड़कर गई थी मैं।
पारुल गुस्से में भुनभुना कर हाथ का सामान पटक कर रसोई में घुस गई। रात में किसी वक्त धारा की आंख खुली तो उसके होंठ बुखार की तेजी से सूख गए थे। वो अपने ऊपर पड़ी रजाई हटाकर उठी तो उसके पैर लड़खड़ा गए। सब लोग खा पी कर अपने अपने बिस्तरों में सो रहे थे। उसने एक लोटे में पानी भरा और ठंडा पानी यूं ही पी गई। खाली पेट में पानी तीर की तरह लगा। वो अपना मोटा स्वेटर लपेटती बाहर वाली खिड़की पर खड़ी हो गई। बाहर आसमान में बादल छाए हुए थे। सब तरफ सन्नाटा पसरा था। थोड़ी देर में ही उसे थकान महसूस होने लगी। किसी को परवाह नहीं थी उसकी कि उसका क्या हाल है। उसने अपने भाई की तरफ मुड़कर देखा। भानु बहुत गहरी नींद में था। पता नहीं बेचारे ने क्या खाया होगा। उसका शरीर अभी भी गर्म था। होंठ सूख रहे थे। उसने अपने बैग को उठाया और उसमें से दवा ढूंढने लगी। दवा के लिफाफे के साथ विमला ने एक बिस्किट का पैकेट भी रख दिया था, जो पता नहीं कैसे पारुल की नजरों से बचकर रह गया था। उसने 2 बिस्किट खाकर डॉक्टर की दी हुई दवा की एक डोज खा ली और अपने बिस्तर में लेटकर भानु को अपनी बाहों में लपेटकर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह मून पैलेस में रिया चलने के लिए तैयार थी। ये बैग मैंने तुम्हारी मॉम के लिए खरीदा था, पवित्रा जी ने एक सुंदर सा बैग रिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। और ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए। रिया खुश होकर बोली, ओ वाह, सो लवली। आंटी, ये आपने कब खरीद लिया? मुझे तो पता ही नहीं चला। थैंक्स। रिया उनके गले लग गई। अरिजीत एक तरफ खड़ा होकर अपना फोन देख रहा था। सुबह उठते ही वो कार लेकर धारा के गांव तक पहुंचने वाली सड़क पर चला गया था और पता नहीं कितनी देर तक वहीं रुक कर सुनी आंखों से वो पगडंडी देखता रहा। बिना किसी उम्मीद के वो उम्मीद बांधे बैठा था। चुपचाप उसके गांव चला जाए और बस एक नजर उसे देखकर लौट आए। वहां उसे कौन ही पहचानता होगा। पता नहीं वो कैसी होगी। 2 एक दिन में वो वापस चला जाएगा, फिर पता नहीं कब मिलना हो पाएगा। उसका दिल तड़प रहा था कि किसी तरह जाते जाते उस मासूम लड़की से अपने दिल की बात कह सके। मॉम से कहकर जाएगा कि धारा की पढ़ाई फिर से शुरू करवा दे। पता नहीं धारा गाँव क्यों चली गई। यहाँ रहती तो उसी के सामने मॉम से बात कर लेता। सारे दिन वही दिमाग पर छाई रहती है। तभी सुरेश ने कहा, छोटे साहब गाड़ी लगाती है सामने। ड्राइवर गाड़ी की चाबी लेकर खड़ा था। मॉम ने कल ही बता दिया था कि उसे ही रिया को छोड़ने जाना है। वो वहां पर खड़ा होकर रिया के निकलने का इंतजार कर रहा था। रिया पवित्रा जी से गले मिलकर उनसे विदा लेकर बाहर आई और अरिजीत के साथ खड़ी हो गई और बोली, चले क्या? अरिजीत ने अपना फोन बंद करके अपनी पॉकेट में रख लिया और बोला, चलिए। रिया आगे बढ़कर कार में बैठ गई। अरिजीत के साथ 2-3 घंटे एकांत में बिताने का ख्याल ही बहुत रोमांचित करने वाला था। अरिजीत का मन कर रहा था कि आज उसे रिया से बात करने का मौका मिल रहा है तो उससे साफ साफ बात कर ली। रिया उससे झूठी उम्मीदें ना ही पाले तो अच्छा है। दोनों अपने ख्यालों में खोए हुए थे। रिया सोच रही थी कि अरिजीत कुछ तो ऐसा कहे जो उसके दिल को छू जाए। इधर पवित्रा जी ने उन दोनों के निकलते ही अपने पुरोहित जी को फोन मिला लिया और रिया के बारे में बताने लगी तो गुरुजी बोले, बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। कन्या के माता पिता से उसकी जन्म कुंडली मंगा लीजिए। अरिजीत की कुंडली तो मेरे पास ही है, देख लेता हूँ, उसी हिसाब से तिथि भी निकाल ली जाएगी। पवित्रा जी बोली, जी गुरु जी, आप कब आ रहे हैं यहाँ पर? गुरु जी मुस्कुराकर बोले, जब आप लोग बुलाएंगे तभी चले आएंगे। अभी तो मैं अपने आश्रम में भगवत गीता करवा रहा हूँ। 15 दिन का कार्यक्रम है, सम्मिलित हो आप लोग भी। पवित्रा जी बोली, जी गुरु जी, जरूर आएंगे। प्रणाम करके उन्होंने फोन काट दिया। फिर पवित्रा जी ने बिना देर किए श्वेता जी को फोन मिला लिया। हेलो, गुड मॉर्निंग पवित्रा जी। आज भी रिया को अपने पास ही रखने का इरादा है क्या आपका? श्वेता ने हेलो के फौरन बाद हंसते हुए कहा, हाँ, भगवान ने चाहा तो हमेशा के लिए ही अपने पास रखना चाहते हैं हम लोग, कहकर पवित्रा जी भी हंस दी। वैसे रिया को तो हमने अरिजीत के साथ वापस भेज दिया। आप अरिजीत को रिया की जन्म कुंडली दे दीजिएगा। पवित्रा जी ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। वो सच, वो खुशी से झूम उठी। लेकिन जन्म कुंडली तो देखनी पड़ेगी। पता नहीं कहाँ रखी होगी मैंने। दरअसल रिया की दादी ने बनवाई तो थी, पर मुझे इतना विश्वास नहीं है इन सब बातों में। लेकिन मैं तलाश करती हूँ। फोन रखकर श्वेता जी खुलकर मुस्कुराई। वह खुशी के मारे 7वें आसमान पर थी।
उन्होंने फौरन फोन करके अपने पति को ये खुशखबरी दी। फिर उन्होंने अपनी छोटी बहन शालिनी को सारी बातें बताई। शालिनी जी खुश होकर बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी दी, पवित्रा को रिया पसंद है और माँ की पसंद को बेटा कैसे ठुकरा सकता है। श्वेता जी मुस्कुराकर बोली, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन बिना किसी पक्की बात के दिल में धुकधुकी तो लगी ही रहती है। वो तो ये कहो कि सूर्यवंशी दंपति ने सबसे पहले हमें अप्रोच किया, वरना उनके लड़के से शादी करने के लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाती। शालिनी बोली, हाँ ये बात तो है। सब लोगों को तो यही पता है कि अरिजीत अभी पढ़ रहा है। अगर ये पता होता कि पवित्र उसकी शादी करना चाहती है तो लोग रिश्ते लेकर उनके घर पहुंच जाते। श्वेता बोली, मैं बहुत खुश हूँ शालिनी, ये रिश्ता हो गया तो तुम्हें डायमंड के बढ़िया झुमके बनवा कर दूंगी। अरे श्वेता दी, इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। शादी होने दो रिया की, अपनी मनपसंद गिफ्ट लूंगी मैं। शालिनी इतरा कर बोली तो श्वेता बोली, ठीक है ले लेना, पर अभी फोन रख, अरिजीत आता होगा, मेरी आखी जन्म कुंडली ढूंढ लो। ओके दी, कहकर शालिनी ने फोन काट दिया। और रुचि, जरा अच्छी सी कॉफी तो पिलाओ मुझे, उन्होंने नौकरानी को आवाज लगाकर कहा। आज उनके दिल को सुकून मिला था। वैसे तो पवित्र जी की आंखों में रिया के प्रति पसंदीदगी साफ झलकती है, लेकिन बात उनके बेटे की है। अरिजीत खुद इतना आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक है और फिर इतनी लंबी चौड़ी जायदाद का इकलौता स्वामी। कॉफी पीते ही उन्होंने स्टोर रूम में रखी अपनी पुरानी अलमारी खुलवा ली और नौकरों को आदेश देकर एक एक चीज देखने लगी। इधर सुबह सुबह धारा की आंख खुल गई। भानु को पारुल ने घर के कामों में लगा रखा था। वो चाय का भरा हुआ गिलास लेकर शंकर को देने जा रहा था। शंकर को चाय देने के बाद उसने अपनी चाय का गिलास उठाया ही था कि पारुल चिंघाड़ने लगी। जा, पहले चबूतरे से धुले हुए बर्तन उठा कर ला, सबसे पहले खाने ही बैठ जाता है। धारा को गुस्सा आने लगा। वो अभी भी काफी कमजोरी महसूस कर रही थी, फिर भी उठी कि बर्तन रख पाते, लेकिन उसका सिर घूम रहा था। भानु धीरे धीरे बर्तन रख रहा था कि उसका पैर नीचे रखे चाय के गिलास में लगा और गरम गरम चाय उसके पैर पर गिर गई। हाय माँ, कहकर वो वहीं बैठ गया। धारा के उसके पास जाने को उठते उठते पारुल ने खींचकर 2-4 थप्पड़ भानु के कोमल गालों पर चढ़ दिए। सत्यानाश हो तेरा, एक काम करेगा दूसरा बिगाड़ेगा। धारा गुस्से से बोली, मामी क्यों मार रही हो उसे, बच्चा ही तो है वो। धारा से सहन नहीं हुआ। लाए ठंडा पानी डाल दो पैर पर। वो ठंडे पानी से भानु का पैर धोने लगी। ये तो शुक्र था कि चाय ज्यादा गर्म नहीं थी, फिर भी पैर की त्वचा लाल हो गई थी। उसने भानु का पैर सूती कपड़े से पोंछ दिया। बच्चा है, अपने माँ बाप को खाकर अब हमारा खून पीने आ गई हो तुम दोनों। कितना सहूं, मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। पारुल गरजने लगी। शोरगुल सुनकर केशव जी भी बाहर निकल आए। क्या हुआ है, सुबह सुबह कलेश, पूजा पाठ भी नहीं करने देते तुम लोग, वो झुंझुलाए से बोले। तो गुस्से में बोली पारुल, हाँ बस तुम मेरी छाती पर दुनिया भर का बोझ डालकर अपना पूजा पाठ लेकर बैठे रहो। एक तो दिन भर तुम्हारे भांजा भांजी की गुलामी करूं और फिर इनकी उल्टी सीधी बातें सुनो। देख लो तुम्हारी भांजी कैसे जबान लड़ा रही है मुझसे। क्या बात है धारा, क्यों उल्टा सीधा बोल रही है मामी से, केशव जी ने पूछा। मैंने क्या कहा मामा, सुबह उठते ही सर सी बात पर भानु को पीटने लगी। धारा ने कमजोर स्वर में कहा, ये देख लो चाय बनाकर दी थी, एक तो गिरा दी, ऊपर से बातें बना रही है। पारुल ने हाथ नचाकर कहा। तो धारा बोली, जानबूझकर तो नहीं गिराए उसने। केशव जी धारा की जिद से पहले ही चिढ़े हुए थे, तो थोड़ा रुखे स्वर में बोले, तो क्या हो गया, अगर नुकसान करेगा तो क्या मामी डांट भी नहीं सकती। मामा की बात सुनकर धारा की आंखों में नमी उतर आई। जब माँ का सगा भाई ही ऐसी बातें कर रहा है तो मामी से क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। वो भानु को लेकर अपनी चारपाई की तरफ जाने लगी कि भानु उसका हाथ छुटाकर गुस्से से बाहर चला गया। पारुल केशव जी के द्वारा अपना पक्ष लेते देखकर शेर हो गई। उसके होंठों पर कुटिल मुस्कान चमकी और लुप्त हो गई। धारा काफी देर तक वहीं बैठी रही। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस तरह यहाँ रहने से तो अच्छा है कि अपने गांव लौट जाए। वो बाहर निकली और भानु को देखने लगी। भानु उसे आसपास कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने अंदर आकर देखा और फिर बाहर निकल गई। भानु, भानु, वो घबरा गई। पता नहीं भानु कहाँ था।
वो पास में रहने वाले घरों में भानु को पूछने लगी। केशव जी और शंकर भी बाहर निकलकर भानु को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इधर गाड़ी में रिया काफी देर तक सोचती रही कि बात कैसे शुरू की जाए, क्योंकि अरिजीत अपने ही ख्यालों में गुम ड्राइविंग कर रहा था। आपको कब वापस जाना है? उसने अरिजीत से पूछा। सैटरडे निकल जाऊंगा, अरिजीत ने बताया। आपके जाने के बाद तो मून पैलेस सूना हो जाएगा। क्यों? अरिजीत ने मुड़कर देखा। आप और मुक्ता चले जाएंगे तो फिर आंटी तो अकेली ही रह जाएंगी, कहकर उसने अरिजीत के चेहरे पर नजरें जमा दी। अभी तो मुक्ता रुकेगी, अरिजीत ने जवाब दिया। आपने आगे क्या करने का सोचा है? जॉब या खुद का बिजनेस? अरिजीत ने पूछ लिया। मैं तो पहले कोई जॉब करने की ही सोच रही हूँ, लेकिन मॉम को मेरा किसी के अंडर जॉब करना पसंद नहीं है, उसने गर्व भरे स्वर में कहा। तो अरिजीत बोला, लेकिन कहीं काम करेंगी तो वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा ना? हाँ ये तो है, लेकिन मॉम तो चाहती है कि मैं शादी वादी करके सेटल हो जाऊं। वो थोड़ा शर्मा कर बोली। ओके। अरिजीत मुस्कुरा कर चुप हो गया। रिया को लग रहा था कि एकांत पाकर अरिजीत उससे कुछ प्यार भरी बातें करेगा, लेकिन वो तो ऐसी ही रूखी सूखी बातों में समय गंवा रहा था। आज तक ना तो उसने रिया की सुंदरता की तारीफ की, ना ही कभी नजदीक आने की चेष्टा की, यहाँ तक कि उसका हाथ तक नहीं पकड़ा। पता नहीं कितना अनरोमांटिक बंदा है ये। बाकी का सफर फिर खामोशी में ही कटा। जब वो लोग रिया के घर पहुंचे तो श्वेता जी ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। उन्होंने उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार लंच का इंतजाम कर रखा था और नौकरों को इधर उधर दौड़ाई पड़ी थी। अरिजीत रिया को पहुंचाकर फौरन ही लौट जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे लौटने नहीं दिया। अरे ऐसे कैसे? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ बनवाया है, आज तो लंच के बिना जाने नहीं दूंगी। रिया के डैड भी अभी आने वाले हैं, वो भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। वो आज बहुत खुश थी। अरिजीत ने लाख बहाने बनाए, लेकिन वो उसे जाने देने को तैयार नहीं हुई। थोड़ी देर में रिया के डैड देशराज जी भी आ गए। पूरा घर अरिजीत की खातिरदारी में जुट गया। अरिजीत व्यग्रता से लंच समाप्त होने का इंतजार कर रहा था। उसका वहां रुकने का जरा भी मन नहीं था, लेकिन वो अपने मैनर्स नहीं भूलता था, इसलिए बेमन से ही सही वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का नाटक करता रहा। लंच के बाद रिया आग्रह करके उसे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी देर तक तो अरिजीत उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ और बोला, रिया मैं चलता हूँ, मॉम परेशान हो रही होंगी, घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, फिर ड्राइवर भी साथ नहीं है। रिया बोली, आंटी क्यों परेशान होंगी? आप हमारे घर में हैं, आज यहीं रुक जाइए ना, मैं आंटी को बता देती हूँ, वो मना नहीं करेगी। अरिजीत झल्ला गया, उसे एक एक पल भारी लग रहा था और रिया जिद कर रही थी। पहले ही उसका मूड खराब था, अब तो और मूड उखड़ गया। रिया प्लीज, अभी मेरा मन नहीं है रुकने का, परसों मुझे निकलना है और अभी मुझे पैकिंग भी करनी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं नहीं रुक सकता। वो उसके रूम से बाहर निकलने लगा। कितना रूड है ये। रिया का मूड भी उखड़ गया। अरिजीत उसके रूम से निकलकर हॉल में आ गया, जहाँ रिया के मॉम डैड बैठकर बातें कर रहे थे। अच्छा आंटी अंकल मैं चलता हूँ, वो हाथ जोड़ते हुए बोला। अरे इतनी जल्दी? श्वेता जी आश्चर्य से बोली। तो अरिजीत बोला, जी फिर देर हो जाएगी। श्वेता बोली, आज यहीं रुक जाते? तो अरिजीत बोला, जी फिर कभी। ठीक है बेटा, अगर निकलना है तो समय से निकल जाओ, ज्यादा रात करना सही नहीं है, देशराज जी ने गंभीरता से कहा। अरिजीत दोनों का अभिवादन करके रिया की तरफ हाथ हिलाता हुआ फौरन निकल गया। इधर धारा बदहवासी भानु को इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन भानु का कोई पता नहीं था। केशव जी ने भी मून पैलेस में फोन करके देर से आने की बात बता दी थी। छोटा सा गांव था, थोड़ी देर में सब लोगों से पूछ लिया गया था, लेकिन भानु के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बेहाल सी धारा को बनीता पकड़कर अंदर ले गई। धारा को किसी तरह से भी चैन नहीं पड़ रहा था। शंकर बिना किसी के कहे पहाड़ी वाले मंदिर तक भी देख आया। मैं मून पहले से ही चला जाता हूँ, रास्ते में देखता चला जाऊंगा, कहीं गांव के बाहर ना चला गया हो भानु, केशव जी ने कहा और अपना थैला उठाया और थके कदमों से बाहर निकल गए। घंटों भानु को ढूंढते हुए हो गए, वो कहीं भी नहीं मिला। धारा का हाल खराब हो रहा था। बनीता उसको पकड़े हुए ही बैठी थी।
पारुल इस समय भी विश्व बाण छोड़ने से बाज नहीं आ रही थी। केशव जी के जाने के बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। धारा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो जो बैठी शून्य में निहार रही थी। उसे भानु की कही बातें याद आ रही थी। वो बार बार धारा से अपने घर चलने को कहता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चुपचाप अपने गांव जाने को निकल गया हो। दिल में ये ख्याल आते ही वो उठ खड़ी हुई। बनीता, मैं भानु को देखने जीप स्टैंड की तरफ जा रही हूँ। हो सकता है भानु घर जाने को निकल गया हो। वो पागलों की तरह घर से निकलने लगी तो बनीता बोली, पागल हो गई हो तुम? अपनी हालत देखी है? वहां तक अपने कदमों पर पहुंच भी नहीं पाओगे तुम, और शाम ढल रही है। जरा सी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर कैसे ढूंढोगी भानु को? तो क्या करूं? वो चीख पड़ी। यहीं बैठी बैठी तमाशा देखती रहूं? मेरा भानु, वो छोटा सा बच्चा पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। जाने दे इसे। वो किसी ने कहा है ना कि अच्छा करो तो भी बुरा ही सुनने को मिलता है। इन भाई बहन के लिए कुछ भी कर दो लेकिन मिलेगी बुराई ही। पारुल ने हाथ झटक कर कहा। माँ, इस समय तो चुप रहो। बनीता ने परेशान होकर कहा। क्यों चुप रहूं? मैं क्या किसी का दिया खा रही हूँ जो चुप रहूं? पारुल कर्कश स्वर में बोली। धारिणी घायल नजर से उनकी तरफ देखा और फिर जेब मार्ग की तरफ बढ़ गई। बनीता भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तो अगर गांव से बाहर निकली तो फिर घर में नहीं घुसने दूंगी तुझे, सोच ले। पारू ने बनीता से चीख कर कहा तो बनीता मन मार कर रुक गई। दारा अपनी कमजोरी को भूलकर उस पथरीले रास्ते पर चल पड़ी। उसके कदम डगमगा रहे थे लेकिन वो आगे बढ़ती जा रही थी। शाम का अंधेरा होने लगा था और अरिजीत रिया के घर से आकर फिर उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया जहां वो धारा से आखिरी बार मिला था। तब से तो वो यहाँ कई बार आ गया था। वहां खड़ा होकर वो खाली मन से डूबते हुए सूरज को देखने लगा। रिया के घर में उसके साथ उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। अब यहाँ आकर उसे थोड़ी राहत मिली, पर धारा को याद करके उसका दिल बेचैन हो गया। वो इस समय क्या कर रही होगी? दारा का अक्स उसकी आंखों में झिलमिला रहा था। गहरी सांस लेकर उसने इधर उधर देखा और वापस लौटने लगा। तभी अंधेरे में सड़क किनारे उसने एक लड़के को पुलिया पर बैठे देखा। वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था। मुश्किल से 10-11 साल का कमजोर सा लड़का सहमा हुआ इधर उधर देख रहा था। अरिजीत लंबे डग भरता हुआ उसके पास पहुंच गया। तुम किसके साथ हो? उसने उसके बराबर बैठते हुए कहा। मैं अपने घर जा रहा हूँ, उस लड़के ने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया। अकेले? अरिजीत हैरान हुआ। कहाँ है तुम्हारा गांव? अब रात में गांव कैसे जाओगे? अभी जीप आएगी, उसने अपने सूखे होठों पर जीप फेरते हुए कहा। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा दूंगा, अरिजीत ने नर्म स्वर में कहा। उस लड़के ने संदिग्ध नेत्रों से उसकी तरफ देखा तो अरिजीत बोला, आओ ना, यहाँ कब तक इंतजार करते रहोगे? अभी रात हो जाएगी, पता नहीं जीप कब तक आएगी। थोड़ी देर में वो दोनों अरिजीत की कार में बैठे गांव की तरफ जा रहे थे। अरिजीत को उधर के रास्ते का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वो लड़का उसे रास्ता समझा रहा था। वो लड़का और कोई नहीं, भानु था। सूरज डूब गया था और अब अंधेरा फैलने लगा था। सर्दी भी काफी बढ़ गई थी। अरिजीत बीच बीच में उस लड़के की तरफ देख लेता जो गुमसुम सा बैठा हुआ था। इधर धारा की आवाज भाई को पुकारते पुकारते फट सी गई थी। उसने काफी मोटा ऊनी स्वेटर पहन रखा था, लेकिन उसे अब सर्दी लग रही थी। सूरज डूब चुका था और सब तरफ अंधेरा फैल गया था। अब इस पगडंडी से कोई इक्का दुक्का इंसान भी गुजरता नहीं दिख रहा था। धारा का दिल कर रहा था कि पत्थर पर सिर पटक कर अपनी जान दे दे। भानु के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी उसे मुहाल थी। हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना, वो बिल्कुल सही सलामत हो। वो वहीं खड़े होकर आस पास देखने लगी। उधर अरिजीत भानु के बताए गांव पहुंचा। वो इस बात से अनजान था कि जिस लड़के को वो साथ लेकर आया है वो और कोई नहीं, धारा का भाई भानु है। काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन शुक्र था कि गांव में लाइट आ रही थी। एक अंधेरे में डूबे मकान के आगे वो रुका तो भानु हड़बड़ी में उतरने लगा। अरिजीत उसे रोकते हुए बोला, रुको, पहले देख ले घर में कोई है भी या नहीं। अरिजीत उसे रोककर खुद बाहर निकला। थोड़ी दूर एक बरामदे में कुछ लोग आग के पास बैठे थे, जो कार रोकती देखकर खुद ही पास आ गए। ऐसी आलीशान गाड़ी गांव में किसके यहाँ आई है?
जानने की उत्सुकता भी थी। तब तक वो भानु भी उतर आया और ठिठका हुआ अपने घर पर लगे ताले को देख रहा था। "अरे साहब, किसका घर ढूंढ रहे हो?" एक अपेक्षाकृत बड़ी उम्र का व्यक्ति बोला। तभी उसकी नजर कार से उतरकर खड़े भानु पर पड़ी। "अरे बेटा, तुम अकेले यहाँ कैसे?" रहमा सा खड़ा भानु कुछ बोल ही नहीं पाया। "आप जानते हैं इसे? इसके घर के लोग कहाँ हैं? घर पर तो ताला लगा है।" अरिजीत ने उन्हीं से पूछ लिया। "आपको ये कहाँ मिल गया? ये तो अपने मामा के पास था।" "क्यों रे भानु, मामा के घर से भाग आया है क्या?" एक औरत ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा। भानु सूखे होठों पर जेब फेर कर चुपचाप खड़ा रहा। अरिजीत को संदेह हुआ, कहीं ये धारा का भाई तो नहीं है। सारे रास्ते वो लड़का गोंगो की तरह बैठा रहा था, बस हाथ के इशारे से रास्ता बताता रहा। उसने पूछा भी था कि घर पर कौन कौन है, लेकिन वो बस उसे देखता रहा, कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, ऐसा फिल्म सीरियल वाला इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में होता है। रियल लाइफ में ऐसा संयोग बहुत मुश्किल है। वैसे भी वो तो हर बात को, हर चीज को धारा से जोड़ने लगा है। पागलों की तरह धारा के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है उसे। उसने अपने मन से ख्याल छटक दिया। घर के और लोगों को बुला दीजिए, इसे छोड़कर मुझे वापस भी जाना है। उसने उन लोगों से कहा। साहब, घर पर है ही कौन? माँ बाप कोई नहीं है, तभी तो दोनों भाई बहन मामा के घर पर रह रहे हैं। अरिजीत को फिर संदेह हुआ। विमला दी ने भी तो यही बताया था कि धारा और उसका भाई अपने मामा केशव जी के घर में रह रहे हैं। वो काकी फिर बोली। "क्यों रे भानु, बहन को बताया कि नहीं? चुपचाप तो नहीं निकल आया इधर?" भानु चुप खड़ा टुकुर टुकुर देखता रहा। अरिजीत अजीब उलझन में फंस गया। ऐसे कैसे इस लड़की को ताला लगे घर के दरवाजे पर छोड़कर चला जाए? गांव में इसका कोई रिश्तेदार हो तो वहीं छोड़ देता। वो उन लोगों से पूछने लगा कि उसका कोई रिश्तेदार हो तो वहां उसे छोड़ दे। रखने को तो हम में से कोई भी रख लेगा इसे, लेकिन जहां से बिना बताए चला आया है वहां इसकी ढूंढ पड़ रही होगी। घर के लोग परेशान हो रहे होंगे। इसकी बहन तो पागल हो गई होगी ढूंढते ढूंढते। एक समझदार व्यक्ति ने कहा। "कोई फोन नंबर नहीं है वहां का?" "मेरे पास फोन है, फोन करके पता कर ले।" अरिजीत ने जींस की पॉकेट से फोन निकाल कर कहा, लेकिन वहां पर सिग्नल्स काफी वीक आ रहे थे। उन लोगों ने उस गांव के एक दो नंबर बताए, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। अरिजीत ने गांव का नाम पूछा और फिर भानु के पास आ गया और बोला। "चलो बैठो वापस, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते तुम्हें। तुम्हारी बहन तुम्हें ढूंढ रही होगी।" अरिजीत ने उससे कहा तो वो चुपचाप बैठ गया। अब उसे भी समझ में आ रहा था कि आवेश में उसने जो कदम उठाया है, उससे उसकी बीमार बहन का क्या हाल हुआ होगा। कार वापस उसी रास्ते पर चल दी। अंधेरा होने की वजह से अरिजीत अब कार काफी धीमे चला रहा था। यह तो अच्छा था कि यहाँ की सड़क अच्छी खासी बनी हुई थी, वरना उसे और परेशानी हो जाती। अरिजीत को अपने घर वालों की भी चिंता हो रही थी। वो लोग भी उसके देर हो जाने की वजह से चिंतित हो जाएंगे। उसने पॉकेट से फोन निकाल कर देखा, अभी भी ठीक से सिग्नल नहीं आ रहे थे। जैसे ही सिग्नल मिलते हैं मॉम को फोन मिलाकर बता दूंगा कि थोड़ी देर हो जाएगी। "तुम्हारी बहन का नाम क्या है?" अरिजीत ने उससे पूछ लिया। वो टुकुर टुकुर उसे देखता रहा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। अब तक वो जगह आ चुकी थी जहां वो लगभग रोज ही आकर खड़ा हो जाता था। कार की हेडलाइट्स में उसे सड़क किनारे गठरी सा बना कोई बैठा दिखाई दिया। उसने सर अपने हाथों में छुपा रखा था। "मेरी दीदी!" अब तक खामोश बैठा भानु चिल्ला पड़ा। अरिजीत ने कार वहीं छोड़ दी। हेडलाइट्स ऑन छोड़कर वो नीचे उतरा। उससे पहले भानु उतरकर रोते हुए उस गठरी से लिपट गया। अरिजीत को संदेह हुआ, वो बोला। "हट जाओ, देखने दो।" कहकर जैसे ही वो पास आया तो धारा को बुरी हालत में देखकर स्तब्ध रह गया। इतनी देर से उसका मन धारा धारा यूं ही नहीं चल रहा था। क्या रिश्ता जुड़ गया इस लड़के से उसका? वो खुद हैरान हो रहा था। हे भगवान, क्या है इस लड़की के साथ? जब मिलती है तब ऐसी बुरी हालत में ही मिलती है। वो उसी तरह खड़ा रह गया। ये कैसा संयोग है? इसी तरह बार बार किस्मत उसे धारा के सामने क्यों ले आती है? ऐसे संयोग तो फिल्मों में ही देखने को मिलते हैं। पहले उसे धारा का भाई मिला, फिर धारा मिल गई, वो भी ऐसी बुरी और गंभीर हालत में। भैया, मेरी दीदी को बचा लो।
धारा का भाई उसके हाथ पकड़कर रोता हुआ उसे हिला रहा था। वो जल्दी से धारा के नजदीक पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। भानु ने जल्दी से कार का डोर खोला और अपनी बहन को अंदर लिटाने में मदद करने लगा। धारा को कार में लिटाते ही उसने कार तीव्र गति से आगे दौड़ा दी। धारा का भाई बार बार उसका मुंह पकड़कर दीदी दीदी कर रहा था। परेशान मत हो, तुम्हारी दीदी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, अभी ठीक हो जाएगी वो। उसका स्वर भर्रा गया। पता नहीं कब धारा उसके दिल के इतने करीब आ गई कि उसका दुख उसे अपना दुख लगने लगा है। भगवान क्यों किसी इंसान को इतना दुख दे देते हैं। आगे क्या होगा? क्या अरिजीत धारा के बारे में घर पर बता देगा? क्या पवित्रा जी भानु को अपने घर में रखने को तैयार हो जाएंगी? अरिजीत और धारा का क्या भविष्य होने वाला है? धारा अपने मामा के घर वापस जाएगी या नहीं? धारा अब कहाँ रहेगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।